जादुई मोती। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक गरीब किसान रामपुर गांव में रहता था। सूरज वहां के सबसे अमीर जमींदार धनीराम के यहाँ काम करता था। धनीराम की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम नंदनी था। एक दिन नंदनी बाहर बगीचे में जा रही होती है, तभी सूरज की नजर नंदनी पर पड़ती है। नंदनी को देखते ही सूरज को नंदनी से प्यार हो जाता है। सूरज सोचता है, नंदनी कितनी सुंदर और प्यारी है, काश मैं नंदनी से शादी कर पाता, लेकिन मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। मालिक मेरी शादी नंदनी से कभी नहीं करवाएंगे। धनीराम एक लालची और दुष्ट जमींदार था। वो हमेशा मजदूरों से मुश्किल काम करवाता था और मजदूरों को काम के हिसाब से हमेशा कम पैसा देता। सूरज गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत दयालु और मददगार था। वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सूरज धनीराम के कमरे में जाता है। धनीराम कुर्सी पर बैठा होता है। सूरज धनीराम से कहता है, मालिक मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो जल्दी। मालिक मैं आपकी बेटी नंदनी को बहुत पसंद करता हूँ। मैं नंदनी से शादी करना चाहता हूँ। धनीराम हंसते हुए बोलता है, अरे सूरज, तुम दिन में सपने देख रहे हो क्या? तुम्हारी क्या औकात मेरी बेटी के सामने? तेरे जैसे छोटे मोटे मजदूर के साथ मेरी बेटी की शादी कैसे हो सकती है? मालिक मैं हमेशा नंदनी को खुश रखूंगा। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम सोने की गाय उपहार में ला सकते हो तो मैं तुम्हारी बात पर विचार करूंगा। चलो अब जाओ अपना काम करो। सूरज कमरे से बाहर चला जाता है और वो सोच में पड़ जाता है। ये तो बहुत मुश्किल मांग है। अगर मैं जीवन भर भी कमाऊं तो भी मैं सोने की गाय नहीं खरीद सकता। सूरज उदास था। वो जंगल में अकेला भटक रहा था। अचानक उसका ध्यान एक पेड़ पर जाता है। उस पेड़ के ऊपर एक चील का घोंसला था। घोंसले के अंदर एक अंडा था। अंडे की देखभाल करने के लिए उसकी माँ नहीं थी। एक दुष्ट कौवा अंडे को चुराने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही सूरज उस कौवे के ऊपर एक छोटा सा पत्थर फेंकता है। वो कौवा डर के वहाँ से भाग जाता है। उसी समय अंडे की माँ चील आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है। वो सूरज के पास उड़कर आती है और सूरज से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा घोंसला और मेरे बच्चे को बचा लिया। आपने मेरी मदद की। मैं आपको एक उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मोती है। ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। सूरज चील से मोती ले लेता है। धन्यवाद, आपने मुझे ये मोती दिया। वो चील वहाँ से उड़ जाती है। सूरज मोती लेकर घर चला जाता है। सूरज को विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोचता है, ये मोती सच में मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता। मैं इस मोती से कुछ मांग कर देखता हूँ। सूरज मोती से एक अपनी इच्छा मांगता है। वो देखना चाहता था कि उसकी इच्छा पूरी होती है या नहीं। हे जादुई मोती, मुझे एक सोने की गाय चाहिए। अचानक उसके सामने एक सोने की गाय प्रकट हो जाती है। ये देखकर सूरज हैरान रह जाता है और कहता है, वाह, ये मोती सच में काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। सूरज मोती से फिर अपनी एक और इच्छा पूरी करने को कहता है। मुझे बहुत बड़ा और खूबसूरत एक घर चाहिए। तुरंत ही सूरज का छोटा सा घर एक आलीशान और बड़ी हवेली में बदल जाता है। ये एक चमत्कार है। मैं अब धनीराम के घर जाऊंगा और उसे सोने की गाय दे दूंगा और अपना घर दिखाऊंगा। ये सब देखने के बाद धनीराम मुझे नंदनी से शादी करने देगा। सूरज सोने की गाय लेकर धनीराम के पास जाता है और उसे कहता है, मालिक, आपने कहा था कि जब तुम एक सोने की गाय मुझे लाकर दोगे तो मैं नंदनी से तुम्हारी शादी करने का विचार करूंगा। तो देखिए, मैं एक सोने की गाय लेकर आ गया और मैंने अपना घर बहुत सुंदर और आलीशान बना लिया है। आप चलिए मेरे साथ और मेरा घर देख लीजिए। जमींदार धनीराम सोने की गाय देखकर चकित रह जाता है। वो सूरज के घर जाता है और उसका घर देखता है। धनीराम सोच में पड़ जाता है। ये बहुत अजीब बात है। ये तो बहुत गरीब था, लेकिन इसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये अचानक अमीर बन गया? धनीराम सूरज से कहता है, बहुत अच्छे सूरज, मुझे तुम पर गर्व है।
मालिक, अब आप मेरी शादी नंदिनी से करवा देंगे? देखो, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मुझे उसकी इच्छा जानना जरूरी है। पहले मैं नंदिनी से पूछ लूंगा, उसके बाद ही जवाब दूंगा। हाँ मालिक, ये सही बात है, आप नंदिनी से पूछ लीजिए, मैं नंदिनी के फैसले का इंतजार करूंगा। धनीराम घर जाकर नंदिनी को सूरज के बारे में बताता है। धनीराम नंदिनी से कहता है, नंदिनी, तुम सूरज से शादी कर लो। आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं उस गरीब मजदूर से शादी नहीं कर सकती। नंदिनी, वो अब गरीब नहीं है, सूरज अमीर हो गया है। वो जब शादी का प्रस्ताव मेरे पास लेकर आया था, तब मैंने उससे सोने की गाय की मांग की थी। उसने मेरी ये मांग पूरी कर दी और उसने अपना घर हमारे घर से भी बड़ा बना लिया है। क्या ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत गरीब था, वो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो बहुत अजीब है। पिताजी, वो हमसे कुछ छुपा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तुम उससे शादी कर लो और धीरे धीरे उससे पूछो कि वो इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। ठीक है पिताजी। धनीराम अपनी बेटी नंदिनी को सूरज के घर लेकर जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। सूरज अपने सपने को पूरा होता देखकर बहुत खुश था। एक दिन नंदिनी सूरज से कहती है, सूरज, मैं अपने नए घर से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि आप इतनी जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं? ये सब इस खास मोती की वजह से है। मुझे बस अपनी इच्छा कहने की जरूरत है और इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। अच्छा, ये बात है, लेकिन आपने मुझे दुखी किया है। अब हम पति पत्नी हैं, लेकिन आपने अपना खजाना मुझसे छुपाया। आपको ये मुझे देना चाहिए था। नंदिनी, मुझे माफ कर दो, तुम सही हो, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ये लो, मैं तुम्हें ये कीमती मोती देता हूँ, इसे ध्यान से रखना, इसे गिराना या नुकसान नहीं पहुँचाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी और कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सूरज को ये पता नहीं था कि नंदिनी उसके साथ नाटक कर रही है। जब सूरज खाना खाने के लिए बैठा तो नंदिनी ने उसके खाने में नशे की गोलियां मिला दी थी। खाना खाते ही सूरज गहरी नींद में सो जाता है और नंदिनी मोती लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने लालची पिता को सारी कहानी बताती है। और उसका पिता नंदिनी से कहता है, बहुत अच्छे नंदिनी, तुम सच में मेरी प्यारी बेटी हो। धनीराम उस मोती को देखता है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो मोती से अपनी इच्छा मांगता है और कहता है, जादुई मोती, मुझे ढेर सारा धन और सोना चाहिए। देखते ही देखते धनीराम का घर सोना चांदी और धन से भर गया। ये देखकर धनीराम और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर सूरज की नींद खुलती है। वो देखता है कि उसकी पत्नी कहीं नहीं है। सूरज नंदिनी को आवाज लगाता है, नंदिनी, नंदिनी, तुम कहाँ हो? सूरज के आवाज लगाने पर उसे नंदिनी कहीं नहीं दिखती है। वो देखता है कि जो मोती उसने नंदिनी को दिया था वो भी नहीं है। वो सोचता है, हो सकता है शायद वो अपने घर गई हो, मैं जाकर देखता हूँ। सूरज धनीराम के घर जाता है और वो देखता है कि वहाँ बहुत सारा सोना, पैसा और खजाना रखा हुआ है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। सूरज धनीराम के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर नंदिनी भी है। सूरज नंदिनी से कहता है, नंदिनी, तुम बिना बताए यहाँ पर आ गई और यहाँ पर इतना सोना खजाना क्यों है? नंदिनी, क्या तुमने जादुई मोती का इस्तेमाल किया है? हाँ, ये सच है, मैंने जादुई मोती का इस्तेमाल किया है। सूरज गुस्से में बोलता है, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुम मेरा मोती वापस कर दो। नहीं, मैं तुम्हें ये मोती नहीं दूंगी। अगर तुमने हमें परेशान करने की कोशिश करी तो मैं दरबारी से कहकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। सूरज अपनी लालची पत्नी से बहुत परेशान हो जाता है। वो निराश होकर वहाँ से उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे चील ने मोती दिया था। चील सूरज को देखते ही पहचान जाती है और उसके पास आ जाती है और सूरज से कहती है, हेलो मेरे दोस्त, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? सूरज चील को सारी बातें बताता है। चील उसकी बात सुनकर कुछ सोचती है और कहती है, इस जंगल के अंदर यहाँ से कुछ ही दूर पर एक बगीचा है। आप बस वहाँ जाकर आराम करो और आप वहाँ कुछ नया पा सकते हैं। सूरज चील की बात मानता है और वो बगीचे में चला जाता है
और वो देखता है कि वहाँ पर गुलाबी और पीला मनमोहक फूल है। वो जिज्ञासु होकर गुलाबी फूल को सूंघता है। सूंघते ही उसके चेहरे पर खुजली शुरू हो जाती है और बहुत सारे दाने हो जाते हैं। अरे मेरे चेहरे पर खुजली क्यों होने लगी और ये दाने कैसे हो गए? सूरज पीले फूल के पास झुककर रोने लगता है, जिसमें ठंडी सुगंध आ रही थी। सूरज ने सुगंध को सूंघा तो उसका चेहरा फिर से पहले जैसा साफ और सुंदर हो गया। ये चमत्कार देखकर सूरज कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे चेहरे से दाने गायब हो गए और खुजली भी चली गई। अच्छा, मैं समझ गया, ये वही है जो मुझे मेरा जादुई मोती वापस करने में मेरी मदद करेगा। उसके बाद सूरज ने गुलाबी और पीला फूल उखाड़ लिया और वहाँ से लेकर चला गया। उसने गुलाबी फूल को धनीराम के घर के बाहर लगा दिया। उस फूल को जब धनीराम और नंदिनी देखते हैं तो उन्हें वो फूल बहुत मनमोहक लगता है। वो दोनों उस फूल को सूंघते हैं। सूंघते ही उनके चेहरों पर लाल बड़े दाने होने लगे और खुजली होने लगी। वो दोनों डर जाते हैं और दाने हटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। वो दोनों जादुई मोती का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उनका चेहरा ठीक नहीं होता है। वो दोनों घर से बाहर नहीं निकलते थे। नंदिनी अपना चेहरा देखकर बहुत रोती है। तभी सूरज उनके पास आता है। सूरज को देखते ही धनीराम कहता है, सूरज, तुम हमारी मदद करो। इस दाने हटाने का कोई उपाय बताओ। मैंने बहुत उपाय कर लिया, लेकिन ये दाने ठीक ही नहीं हो रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरी पत्नी ने मोती चुराया और आपके पास ले आई। अगर आप मुझे मेरा जादुई मोती लौटा दें तो मैं आपका चेहरा पहले जैसा वापस कर सकता हूँ। नंदिनी, सूरज को जादुई मोती वापस दे दो। नंदिनी सूरज को मोती वापस देती है और कहती है, ये लीजिए अपनी मोती। मुझे माफ करना, हम दोनों लालच से अंधे हो गए थे और जिस वजह से मैंने आपको धोखा दिया। सूरज मोती को कस के पकड़ लेता है और धनीराम और नंदिनी को पीला फूल देता है। सूरज नंदिनी और धनीराम से कहता है, आप दोनों इस फूल की सुगंध सूंघिए। दोनों फूल की सुगंध सूंघते हैं। सूंघते ही उनके चेहरे के दाने गायब हो जाते हैं और खुजली भी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। धनीराम सूरज से कहता है, सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमारा चेहरा पहले जैसा हो गया। मुझे मेरी गलती का बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दो। नंदिनी सूरज के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। धनीराम ने अब बुरे काम करना बंद कर दिया। वो अपने मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। सूरज ने जादुई मोती की मदद से गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। सूरज और नंदिनी खुशी खुशी रहने लगे। परी के जादुई सोने के गाउन का जादू। एक गांव में सोनाली नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिता ने एक रूपा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी और दोनों माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। तब से दोनों गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। सोनाली की माँ विमला दूसरों के घरों में काम करती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। सोनाली गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसका सौतेला भाई गौतम भी उसी स्कूल में पढ़ता था। गौतम हमेशा सोनाली का मजाक उड़ाया करता था। अरे तुम्हें पता है, एक दिन इसकी माँ हमारे घर में मेरी माँ के गहने चुरा रही थी, इसलिए मेरे पिता ने इसकी माँ को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया। अरे जब इसकी माँ चोर है तो बेटी भी तो चोर ही होगी ना, इसलिए तुम सभी अपनी चीजें संभाल कर रखा करो। ये सुनकर सोनाली बहुत गुस्सा हो जाती है और गौतम को एक चांटा मारती है। खबरदार, अगर मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। गौतम भी सोनाली को एक चांटा लगाता है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? देखो बच्चों, अपनी असलियत सुनते ही कैसे मिर्ची लग रही है इसे। सभी मिलकर एक साथ सोनाली को चोर चोर बोलने लगते हैं। चोर चोर सोनाली चोर। मैं चोर नहीं हूँ, चोर ये है। इतना कहकर सोनाली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा? वो गौतम का बच्चा आपके बारे में हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलते रहता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता माँ। किसी दिन मैं उस गौतम का मुंह तोड़ दूंगी।
नहीं बेटा, जो भी कुछ बोलता है उसे बोलने दो। उनके बोलने से हम ऐसे नहीं हो जाते। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन फालतू की बातों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दिया करो। तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी डॉक्टर भी बनना है ना, और मेरा नाम भी तो रोशन करना है ना बेटा। ठीक है, मैं अब से और मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। उसके बाद से गौतम सोनाली को रोज रोज चिढ़ाता था, लेकिन सोनाली उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। एक दिन सोनाली स्कूल से अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश दिखाई देती है। सोनाली उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालती है। उस लड़की को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं अपने घर जा रही थी, तभी मुझे रास्ते में ही चक्कर आ गया। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? हाँ जरूर, तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। सोनाली उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाती है। उस लड़की का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। अरे वाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। तुम इतने बड़े घर में रहती हो? जी हाँ, ये मेरा ही घर है। मेरा नाम आलिया है। तुमने मेरी मदद करी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। उसके बाद दोनों लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। कुछ दिनों बाद आलिया का जन्मदिन था। आलिया सोनाली के घर जाती है। सोनाली, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तुम मेरे घर पर मेरे जन्मदिन की पार्टी में जरूर आना। ठीक है आलिया, मैं शाम को आ जाऊंगी। फिर आलिया सोनाली को एक गाउन देती है। सोनाली, मैं चाहती हूँ तुम मेरे जन्मदिन पर ये गाउन पहन कर आओ। सोनाली उस गाउन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। शाम को सोनाली वही गाउन पहनकर आलिया के घर जाती है। आलिया ने अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और इतनी बड़ी पार्टी देखकर सोनाली हैरान रह जाती है। सुनो आलिया, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, तुम्हें वॉशरूम जाना है? यहाँ से बाएं तरफ मुड़कर तुम्हें वॉशरूम दिखाई देगा। जाओ, होकर आओ। सोनाली वॉशरूम की ओर जाती है, लेकिन वो गलती से आलिया के कमरे में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर कमरा है। इसके कमरे जितना बड़ा तो मेरा पूरा घर भी नहीं है। तभी उसे आलिया का जादुई सोने का गाउन नजर आता है। वाओ, कितना सुंदर गाउन है। ये तो सोने का लग रहा है। जरूर बहुत महंगा होगा। तभी आलिया वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दो आलिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। मैंने कुछ भी नहीं उठाया। तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। अरे, मैंने कब कहा कि तुमने कुछ उठाया है? मैं तो यहाँ तुम्हें बुलाने आई थी। चलो जल्दी से नीचे आओ, पार्टी अब खत्म होने वाली है। आलिया सोनाली को नीचे पार्टी में ले जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी गेस्ट अपने अपने घर चले जाते हैं। अच्छा आलिया, अब मैं चलती हूँ। बहुत रात हो गई है, माँ मेरी राह देख रही होगी। इतना कहकर सोनाली अपने घर आ जाती है, लेकिन वो अभी भी उस जादुई सोने के गाउन के बारे में सोच रही थी। एक दिन आलिया सोनाली से कहती है, सोनाली, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ हाँ आलिया, बताओ। दरअसल कुछ दिनों बाद एक पार्टी में मेरा डांस परफॉर्मेंस है। उस दिन मुझे घर पर बहुत ही जरूरी काम है। क्या तुम मेरी जगह डांस कर सकती हो? क्या कहा? डांस? लेकिन डांस तो मुझे आता ही नहीं। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें डांस मैं सिखाऊंगी। उसके बाद आलिया सोनाली को डांस सिखाने लगती है। बहुत जल्द सोनाली डांस सीख जाती है। अरे वाह सोनाली, तुम तो मुझसे भी अच्छा डांस कर रही हो। अब तुम कल मेरी जगह उस पार्टी में डांस करना। लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे पता है तुम्हें मेरा वो गाउन बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें वही गाउन दे दूंगी। तुम उस गाउन में बहुत खूबसूरत लगोगी। आलिया अपने कमरे से वो जादुई गाउन लेकर आती है और खुशी खुशी सोनाली को पकड़ा देती है। अगले दिन सोनाली वो गाउन पहन लेती है। गाउन को पहनती ही वो आलिया का रूप ले लेती है। फिर वो पार्टी में जाती है और डांस परफॉर्मेंस करने लगती है। पार्टी में सभी लोग उसका डांस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सोनाली भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद सोनाली चेंजिंग रूम में जाती है। मैं जल्दी से इस गाउन को उतार देती हूँ, अगर माँ ने ये सब देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। फिर सोनाली उस गाउन को निकाल देती है। फिर जल्दबाजी में वो गाउन वहीं छोड़ जाती है और सीधा अपने घर पहुँच जाती है। तभी अचानक सोनाली को गाउन के बारे में याद आता है। हे भगवान, मैं आलिया का वो सोने का गाउन वहीं पार्टी में ही छोड़ आई। कितना महंगा गाउन था उसका। मुझे जल्द से जल्द उसे लेकर आना होगा। सोनाली अपनी स्कूटी पर बैठकर वापस उसी पार्टी में जाती है
लेकिन उसे वो गाउन कहीं भी नजर नहीं आता। हे भगवान, मैंने कितना महंगा गाउन खो दिया। अब मैं इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आऊंगी। सोनाली रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमें 2 वक्त की रोटी तक ठीक से नहीं मिलती। अब हम सोने का इतना महंगा गाउन कहाँ से लेकर आएंगे? तुझे क्या जरूरत थी बेटा वो गाउन पहनने की? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, मुझे माफ कर दीजिए। तभी आलिया वहाँ पर आ जाती है। आलिया को देखकर दोनों माँ बेटी घबरा जाती है। अरे क्या हुआ सोनाली, तुम मुझे देखकर घबरा क्यों गई? सोनाली आलिया को सारी बात बता देती है। तभी वहाँ पर वो गाउन अपने आप उड़कर आ जाता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है। ये गाउन उड़ कैसे रहा है? गाउन अपने आप उड़ कैसे सकता है? तभी आलिया एक परी के रूप में बदल जाती है। सोनाली, मैं एक परी हूँ। पृथ्वी लोक पर अक्सर गरीबों की सहायता करने आती हूँ। इतने दिनों से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ये मेरा जादुई सोने का गाउन है। इस गाउन की असली हकदार तुम ही हो। ये गाउन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। इतना कहकर आलिया वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद सोनाली उस जादुई गाउन से एक बहुत ही प्यारा घर मांगती है और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक दिन उसके सौतेले भाई गौतम को उसके जादुई सोने के गाउन के बारे में पता चल जाता है और वो चुपके से उस गाउन को चुरा लेता है। हे जादुई सोने के गाउन, मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे जल्दी से। गौतम के इतना कहते ही गाउन से एक राक्षस प्रकट होता है और गौतम को पीटने लगता है। हा 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 हा। बता लड़के, कितनी धन दौलत चाहिए तुझे? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। उसके बाद राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और जादुई गाउन अपने आप उड़कर सोनाली के पास वापस चला जाता है। दोस्तों, ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता।